हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर अपने यूट्यूब चैनल चंदन केसरी 123 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं पादप जनन उसका ठीक है नेक्स्ट वीडियो वाला हूं, वीडियो नंबर 13। इसमें कुछ डिस्कशन करेंगे बातें हम लोग, ठीक है, कुछ बातें डिस्कशन करेंगे। जैसे पहले समझते हैं क्या होता है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। अभी तो मैं आप लोगों को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा रहा था, ठीक है, कि पॉलन जो है परागकण पर उपस्थित किस प्रकार से उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें एक बार दिखाते हैं आपको। ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका हो गया जायांग, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाइनोइसियम, ठीक है, जो कि पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल नामक यूनिट से मिलकर बना होता है। ये आपका हो गया क्या भाई? वर्तिकाग्र। क्या हो गया? वर्तिकाग्र हो गया, ठीक। वर्तिकाग्र पर जैसे ही परागकण आता है, ध्यान से देखिएगा, ये परागकण आता है और परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। बात समझ रहे हैं? ये जो देख रहे हैं ना, इसकी जो सतह देख रहे हैं, ये वाली सतह जो होती है परागकण का, जो ऊपरी सतह होता है, इस पर कह सकते हैं शर्करा युक्त, ठीक है, शर्करा युक्त पदार्थ होता है, शर्करा जैसा कुछ पदार्थ होता है। जैसे ही ये परागकण इस पर मिलता है तो ये शर्करा युक्त पदार्थ, ठीक है, की वजह से यह है ना शर्करा युक्त पदार्थ को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। शर्करा को क्या कर देता है? अवशोषित कर लेता है और अपना साइज क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। ये अपना क्या कर लेगा? साइज बढ़ा लेता है। हमने आप लोग को देखिए वीडियो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं आप लोग कि मैंने आपको परागकण पढ़ाया है। परागकण जो होता है, जो परागकण होता है, ठीक है, उसकी दो लेयर हुआ करती थी। एक बाहरी लेयर को कहते थे एक्साइन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते थे बाहरी लेयर को क्या कहते थे आप लोग? वाह्यचोल। क्या कहते थे? वाह्यचोल। इंग्लिश में इसको क्या कहते थे? एक्साइन कहते थे, जो कि काफ़ी हार्ड होता था। हमने कहा था एक स्पोरोपोलिन नामक एक पदार्थ होता था जिसको है ना इसके अंदर होता है, वो किसी में, ठीक है, गलता नहीं है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें डाल दीजिए, गलता नहीं है। और इसके अंदर वाला जो लेयर होता है उसे कहते हैं अंतःचोल। क्या बोलेंगे उसको? अंतःचोल बोलेंगे। बात समझ में आ गया? अंतःचोल को इंटाइन कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखो होता क्या है, जैसे ही शर्करा युक्त पदार्थ इसके अंदर पहुंचता है, ठीक है, या अवशोषित करता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी ये फूल जाता है। और जब फूल जाता है तो आपको बताया गया होगा कि वाह्यचोल में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जनन छिद्र कहते हैं। इसी जनन छिद्र के द्वारा, ठीक है, इसी जनन छिद्र के द्वारा, ठीक है, यह शर्करा युक्त पदार्थ इसके अंदर इंटर करता है, प्रवेश करता है। जैसे ही पहुंचता है एक्साइन के अंदर, जो वाह्यचोल के अंदर जो अंतःचोल है उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसमें अंकुरण, जैसे ये छिद्र आपका है, यहाँ से अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से अंकुरण क्या हो जाएगा? ये यहीं पे होता है, यहाँ पे अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। बात समझ में आ गया? और इस प्रकार से पॉलन ट्यूब यहाँ से बन जाएगी। पराग जो है ना एक नली निकलती है यहाँ से, किससे? अंतःचोल से एक नली निकलती है और उसी नली को क्या कहते हैं? पराग नली कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पराग नली पढ़ते हैं आप। यही सब देखिएगा, पराग नली का वर्तिकाग्र पर अंकुरण किस तरह से हो गया, आपको समझ में आ गया? और ये जो पराग नली होती है जितना, अच्छा आप ये पता है ना, इसे आप कहते हैं वर्तिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप लोग? वर्तिका कहते हैं। वर्तिका की जितनी लंबाई होती है उतना ही ये पॉलन ग्रेन की भी लंबाई होगी। बात समझ में आ गया? एक बात और ध्यान सुनिएगा, नॉर्मली जो होता है एक परागकण से एक ही पराग नली निकलती है। नॉर्मली एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब निकलती है। बात समझ में आ गया? लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी है ना कुल होते हैं, जैसे कि मालवेसी, कुकुरबिटेसी, ठीक है, इनमें जो पौधे आते हैं इनमें एक से अधिक भी पराग नलियाँ निकल जाती हैं। बात समझ में आ गया? तो इतनी बात हम लोग करेंगे नॉर्मली। ये बातें मैंने आप लोग को लिख रखा है, यहाँ समझा दिए हैं। यहाँ देखिए लिखा है, हमने क्या कहा? लिखा है कि परागकण, देखिए ये परागकण है, ये सब क्या है? परागकण, ठीक है, परागकण लिख रहे हैं भाई, परागकण, ठीक है। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र, ये आपका क्या है भाई? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचता है या वर्तिकाग्र पर उपस्थित, ठीक है, पहुंचता है तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित शर्करा जो तरल पदार्थ है रूप में होता है, पदार्थ को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अवशोषित करने के बाद क्या कर जाता है? फूल जाता है और अपना अंकुरण देखिए प्रारंभ कर लेता होगा। बात समझ रहे ना? अपना अंकुरण प्रारंभ कर लेता है। और मैंने कहा था सर्वप्रथम अंतःचोल, देखिए लिखा क्या है? अंतःचोल। अंतःचोल, ध्यान सुनिएगा, अंतःचोल वाह्यचोल में उपस्थित। अच्छा ये बताइए जनन क्षेत्र किसमें उपस्थित है? वाह्यचोल। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये दोनों लिखा है यहाँ पे। वाह्यचोल में उपस्थित क्या? जनन छिद्र, एक ना अंतःचोल, इस यही निकलेगा, किसमें से निकलेगा? वाह्यचोल में से निकलेगा, द्वारा एक नली के रूप में बाहर निकल जाता है। कौन निकला? अंतःचोल निकला। अंतःचोल देखिए बाहर निकल गया, इस नली को ही क्या कहते हैं? पराग नली कहते हैं। यहाँ देखो,
अधिकांश पौधों में एक परिगनली से एक परागकण से एक ही परागनली निकलती है, परंतु कुछ पौधों में एक से अधिक परागनली भी निकल जाती है, जैसे कि मालवेसी, कुकुरबिटेसी इत्यादि। बात समझ में आ गया। परागनली वर्तिका के अनुसार, परागनली जो है, ठीक है, ये अंदर वाली क्या है भाई, परागनली, ये क्या है, परागनली, ठीक है ना। परागनली जो होती है वर्तिका के लंबाई ना में ही वृद्धि करती है, यानी इसका मतलब है कि जितना बड़ी वर्तिका होगी उतनी ही लंबाई किसकी होगी, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब जो है हम लोगों ने पढ़ लिया ना कि किस प्रकार से परागनली, ठीक है, परागकण से अंकुरित होता है। इसके बाद अब पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, परागनली का बीजांड में प्रवेश, ठीक है। तो मैं कुछ पुरानी बातें आपको याद दिला देता हूँ, रिवाइज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बीजांड को एक बार, मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छा इसको बता रखा है, पूरा डिटेल में बता रखा है। आप ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये आपका होता है बीजांड। क्या होता है भाई, बीजांड होता है, ठीक है। बीजांड के दोनों तरफ इस तरह से, ठीक है, पिछले वीडियो देखेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस तरह का क्या बनता है भाई, स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका होता है बीजांड। क्या होता है, बीजांड है। ये आपका दोनों का दोनों अध्यावरण है, ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, अध्यावरण है, जिसको इंटीगमेंट कहते हैं, इसको आप ओव्यूल कहते हैं। बात समझ में आ गया। और इसके अंदर या यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं ये न्यूसेलस है। क्या भाई, बीजांड काय है। क्या है, बीजांड काय है। ध्यान से देखिएगा, सब वर्डों का महत्व है अपना अपना। बीजांड काय है, बीजांड काय जो होता है, बीजांड काय को इंग्लिश में न्यूसेलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर बीजांड है, बीजांड, ठीक है, ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके होते हुए यहाँ पे पहुँच गया। इसके अंदर होता है भ्रूणकोश। क्या होता है, इसे कहते हैं कि हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बीजांड के अंदर कौन होता है, भ्रूणकोश होता है। अब भ्रूणकोश में यहाँ पे 3 कोशिकाएं, बीच में 3 कोशिकाएं, ऊपर में 3 कोशिकाएं होती हैं, सब हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। एक एक केंद्रक सबके पास होता है, यानी बनता है सबका। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ठीक है। होता क्या है कि ये मान लीजिए ये वर्तिकाग्र था, मैं इसको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये आपका वर्तिकाग्र है, ठीक है। यहाँ से परागनली आती है और यहीं पे आके रुक जाती है। यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे आके पहुँच जाती है भाई। बात समझ में आ गया, ठीक। परागनली आकर के कहाँ पहुँच गई, इसका नाम जानते हैं आप लोग, इसका नाम आप लोग जानते थे बीजांड द्वार। क्या नाम है इसका, बीजांड द्वार नाम है, ठीक है, जिसको माइक्रोपाइलेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर इंड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। हमने आपसे कहा था कि परागकण यहाँ से, ठीक है, परागकण से क्या निकलती है, परागनली निकलती है। कहाँ निकलती है, परागनली, यहाँ तक ये पहुँचती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये परागनली निकलती है और कहाँ तक पहुँचेगी, बीजांड द्वार तक पहुँच जाती है। कहाँ पहुँचती है, परागनली निकलती है, ठीक है, और कहाँ पहुँच जाती है, बीजांड द्वार के पास या समीप पहुँच जाती है, ठीक है। अब सुनिएगा, इसमें का जो अभी मैंने कहा था ना, आपका जो जनन कोशिका थी, जनन कोशिका को कुछ समय मिलता है और वो उसमें सूत्री विभाजन होता है। क्या विभाजन होता है, सूत्री विभाजन होता है, वो भी 3 बार। कितनी बार विभाजन होता है, 3 बार। अब 3 बार यानी 1 कोशिका से 2 कोशिका 1 बार विभाजन, 2 कोशिका से 4 बार 2 बार सूत्री विभाजन, और 4 कोशिका से 8 कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। 3 बार इस तरह से आपका हो जाता है, जिसमें से 6 जो होती हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। बचती कितनी हैं, 2, और उन्हीं दोनों को क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं।
पराग नली में क्या होते हैं, नर युग्मक, और ये भी धीरे धीरे मूव करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो 2 नर युग्मक पहुँच जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये बीजांड के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, ये पराग जो नली है वो कहाँ प्रवेश करती है, पराग नली के अंदर प्रवेश करती है। समझ में आ गया। अब सुनिएगा, जैसे ये यहाँ पर पहुँचती है तो सबसे पहले इसको क्या मिलेगा, बीजांड काय मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, चारों तरफ से, ये यहाँ पर है चारों तरफ से ना, ये आपका क्या है, बीजांड काय। बीजांड काय को भेदती हुई, ध्यान से सुनिएगा, बीजांड काय को भेजते हुए यह कहाँ पहुँच जाएगी, भ्रूणकोश, इसके अंदर है ना। देखो यहाँ पे बीजांड काय के अंदर कौन है, भ्रूणकोश होगा कि नहीं होगा। इसके बाद में कौन था, बीजांड काय। बीजांड काय को भेदते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, भ्रूणकोश में पहुँच जाएगा। अब भ्रूणकोश में आप जानते हैं ना, इसे कहते हैं, इन तीनों कोशिकाओं को कहते हैं अंड उपकरण। क्या बोलते हैं इनको, अंड उपकरण बोलते हैं। अंड उपकरण में क्या होते हैं, जो अगल बगल वाली 2 कोशिकाएं दिख रहे हैं आपको, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। और इनकी संख्या कितनी है, देखिए, एक इधर 2 हैं, और साथ में बीच वाली जो कोशिका है इसको कहते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। बात समझ में आ गया। तो ये जो है पराग नली जो है, ये जो पराग नली है, या तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका से होते हुए इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, प्रवेश कर जाती है, यहाँ से प्रवेश कर जाती है। कुछ केस में, कई पौधे हैं भाई, कई तरह से होता है। कुछ केस में क्या होता है कि अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती है, कुछ में क्या होता है कि ये बीजांड के द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, कुछ केस क्या होता है कि इसके द्वारा यहाँ से प्रवेश करती है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि इसी से, यहीं से प्रवेश होता है इसका। समझ में आ गया, यानी कि कहाँ से, बीजांड द्वार के द्वारा ही ये इसके अंदर प्रवेश करता है। बात समझ में आ गया। ठीक, या तो इसके अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से होते हुए जाएगी, या तो सहायक कोशिका को भेदते हुए अंदर पहुंच जाती है। क्लियर हुआ। वो बातें मैंने लिखा रखी हैं, देखिए लिखा है पराग नली का बीजांड में प्रवेश। ध्यान सुनिएगा, पराग नली यहाँ से निकलती है और बीजांड देख रहे हैं ना, बीजांड आपको समझाया मैंने, बीजांड इसकी यहाँ पे है, ये बीजांड इसके अंदर प्रवेश करता है। कैसे करता है, तो देखिए लिखा है क्या, पराग नली जो होती है, यहाँ से देखिए पराग नली के लिए है पराग नली, और आप जानते हैं कि ये सब पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या है इसका, ये वर्तिकाग्र है। क्या है, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र से होते हुए शीघ्र ही बीजांड द्वार, हमने कहा था ना, बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है। बात समझ रहे ना। इसी बीच पराग नली में, इसी बीच पराग नली में उपस्थित जनन कोशिका, हमने कहा था ना, जब इसमें निकलेगी तो जनन कोशिका जो है विभाजित होकर के 2 नर युग्मक बना लेती है। कितने बनते हैं टोटल, 8, बचते कितने हैं, 2 नर युग्मक बना लेते हैं। अब पराग नली जो है बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। बात समझ में आ गया। और जब प्रवेश कर गया तो अब देखते हैं इसके बाद वाला टॉपिक्स। लिखा है पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश। अच्छा बताइए, सबसे बाहर कौन था, बीजांड था, बीजांड था ना, इसके अंदर कौन आया, भ्रूणकोश। बीजांड सबसे बाहर, उसके बाद कौन आया, भ्रूणकोश। ध्यान सुनिएगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया। पराग नली जो होता है बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात, हमने कहा था ना, बीजांड में जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करने के पश्चात जो है बीजांड काय को भेदती हुई, हमने कहा ना, ये सबसे ऊपर वाला क्या भाग है, ये चारों तरफ होगा कि नहीं होगा, ये बीजांड काय को भेदते हुए भ्रूणकोश तक पहुंच जाता है। बीजांड के जस्ट अंदर आपका होगा कि नहीं होगा, बीजांड के ठीक अंदर क्या होगा, भ्रूणकोश होगा, एम्ब्रियो सैक, यहाँ तक पहुंच जाती है। जैसे ही भ्रूणकोश में पहुंचती है उसको मिलेगी ये सब अंड उपकरण मिलेगा, पराग नली का अंतिम सिरा, पराग नली का ये जो अंतिम सिरा, ठीक है, अंड उपकरण, क्या लिखा है, अंड उपकरण, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका होंगी। ठीक है, अंड कोशिका से एक लिखा ना यहाँ से अंड उपकरण, एक अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के बीच से, ध्यान से देख लीजिए, एक सहायक कोशिका या एक अंड कोशिका एक सहायक कोशिका के बीच से, ठीक है, बीच से, या सहायक कोशिका को भेदती हुई, यहाँ इसके बीच में से एकदम सीधा सीधा, ठीक है ना, बीच से सहायक कोशिका को भेदते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। क्लियर हुआ सारी चीज़ें, है ना। अगर न समझ में आए तो एक बार फिर से जो मैंने आपको दिखाया है
यहाँ पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि बीजांड का स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे प्रवेश करता है, सारी चीज़ें बता रखे हैं। सुनिएगा बच्चों, ठीक है। अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, पिछला साल पेपर आप उठा करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। जैसे मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। कहते हैं द्विनिषेचन, क्या है भाई? द्विनिषेचन, या इसी को दोहरा निषेचन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आता है? द्विनिषेचन, या इसी को दोहरा निषेचन, या इसी को डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा, पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखने वाला काम करेंगे हम लोग। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, लिखने वाला ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन समझाते समय अगर आप समझ गए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये बीजांड का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? बीजांड का स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या हो गया भाई? बीजांड हो गया। अभी हमने आप लोग को बताया बीजांड हो गया। बीजांड के अंदर बताओ क्या होगा? भ्रूणकोश होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कन्फ्यूजन इसमें एक ठो मिलेगा आप लोगों को। ये क्या हो गया आपका? भ्रूणकोश। याद रखिएगा, ये आपका भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक है, इसको ओव्यूल कहते हैं। ठीक, आपने देखा कि यहाँ से परागनली जो थी अपने दोनों नरयुग्मक को लेकर के यहाँ पे इसमें से प्रवेश कर रही थी। ठीक है, जब प्रवेश की थी तो यहाँ पर 2 कोशिकाएं थीं। ठीक है, 2 कोशिकाएं, सहायक कोशिका, बीच वाली मैं लिख देता हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सहायक कोशिकाएं। ठीक है, सहायक कोशिकाएं बोलेंगे। ठीक है, और इसको इंग्लिश में सिनर्जिड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिनर्जिड सेल कहते हैं। और यह भी एन टाइप का, यह भी एन टाइप का, यह भी एन टाइप का होता है, अगुणित होता है। और बीच वाली कोशिका को क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे अंड कोशिका। क्या बोलेंगे? अंड कोशिका। और दोनों को एक साथ मिला करके कहेंगे अंड उपकरण। क्या बोलते हैं? अंड उपकरण बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में एग अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग अपरेटस बोलते हैं। समझ में आ गया? इसके बीच में आपको मिलेगा 2 कोशिकाएं, जिसको हम लोग ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय कोशिका। ये ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं इसको। इंग्लिश में इसको पोलर सेल, या इसी को सेंट्रल सेल भी कहते हैं, क्योंकि एकदम बीच में पाई जाती है। या एन टाइप की, या एन टाइप की, बाद में गल जाती है और हो जाती है 2n टाइप की। कितनी हो जाती है? 2n टाइप की होती है कोशिका। बात समझ में आ गया? और 3 कोशिकाएं इधर होती हैं। ठीक है, या अभी एन टाइप की होती हैं सब की सब। और ध्यान से सुनिएगा, इनको कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं, इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, सारी बातें मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही दोनों के दोनों नरयुग्मक इसके अंदर पहुंचते हैं, यहाँ पे जब पहुंचते हैं, हमने कहा था ना कि ये जो परागनली थी, ये तो मैंने आप लोग को लिख दिया कि ये, ठीक है, वर्तिकाग्र है। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक है, वर्तिकाग्र है। इसमें से परागनली निकल करके कहाँ पहुंची थी? यहाँ से निकलते हुए इसको भेजते हुए पहुंची थी कि नहीं? इसमें पहुंची थी ना। ये आपकी परागनली हो गई। कौन हो गया भाई? परागनली। परागनली में कौन थे? ये जो नरयुग्मक है ना, ये आगे वाले को कहते हैं प्रथम नरयुग्मक। क्या बोलेंगे? प्रथम नर युग्मक। क्या बोलेंगे? यानी प्राइमरी मेल गैमेट। ठीक है, प्राइमरी मेल गैमेट। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चा? आपका हो जाएगा द्वितीय। क्या हो जाएगा? द्वितीय नर युग्मक हो जाएगा। बात समझ में आता है? यानी सेकेंडरी, है ना, मेल गैमेट। हमने कहा कि जब इसके अंदर ये प्रवेश कर जाता है तो दोनों के दोनों नरयुग्मक, ये दोनों के दोनों नरयुग्मक कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए भाई बच्चा? कहाँ पहुँच गए? नाम क्या है इसका? भ्रूणकोश के अंदर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? भ्रूणकोश के अंदर पहुँच गए। इसको मैं मान लेता हूँ प्रथम। इसको क्या कह रहे हैं? प्रथम। इसको क्या कह रहे हैं हम? द्वितीय। बात समझ में आ गया? इसको क्या कह रहे हैं? प्रथम। इसको, ये नरयुग्मक तो ही है भाई, प्रथम नर युग्मक। और आपका ये क्या हो गया? द्वितीय नर युग्मक हो गया।
जो प्रथम नर युग्मक होता है, ध्यान से सुनिएगा, असली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। जो प्रथम नर युग्मक होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? अंड उपकरण के अंड कोशिका के साथ जाकर के मिल जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, यह भी एन टाइप का, यह भी एन टाइप का, और यह भी अगुणित, यह भी अगुणित। बात समझ में आ गया? जब ये एन टाइप वाला इसके एन टाइप के साथ मिलता है, ठीक है, तो ये कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब यह वाला इसके साथ मिलता है तो यहां पे बताइए संयुग्मन होता है कि नहीं भाई? इसे कहते हैं संयुग्मन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं संयुग्मन। बात समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? जब ये वाला नरयुग्मक, प्रथम नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं? संयुग्मन बोलते हैं। संयुग्मन के बाद किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण? युग्मनज, इंग्लिश में इसको जाइगोट कहते हैं। किसका निर्माण? जाइगोट। अच्छा बताओ, यह भी यन और यह भी यन कितना मिलकर के हो जाएगा? यानी जाइगोट क्या हो गया? द्विगुणित। जाइगोट क्या हो गया? द्विगुणित। यह युग्मनज आगे चल के, यह युग्मनज आगे चल के बनाएगा क्या? भ्रूण बनाएगा। भ्रूण मतलब क्या? एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो बनाएगा और भ्रूण आगे चल के विकसित करके किसमें बदल जाएगा? या बीज का निर्माण कर देगा। बात समझ में आ गया? या भ्रूण आगे चल के किसका निर्माण कर देगा? तो बीज का निर्माण कर देगा। समझ में आ गया? जो प्रथम नरयुग्मक होता है, प्रथम नरयुग्मक होता है अंड कोशिका के साथ जब मिलता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन कहलाती है। और इसी को, संयुग्मन को ही कहते हैं सत्य निषेचन। क्योंकि हम लोग पहले से भी जानते हैं निषेचन मतलब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलता है। तो अंड कोशिका मादा युग्मक हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाएगा? संयुग्मन। संयुग्मन को क्या कहते हैं? सत्य निषेचन भी कहते हैं। संयुग्मन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज को जाइगोट कहते हैं, 2n टाइप बनता है। यह जो है इससे किसका निर्माण? भ्रूण। अब भ्रूण आगे चल के किसमें बनेगा? बीज में बन जाएगा, यानी सीड का फॉर्मेशन कर देगा। बीज को क्या कहते हैं भाई? सीड का निर्माण कर देगा। समझ में आ गया? ये रहा पहला नर युग्मक। दूसरा बात करते हैं। दूसरा बात समझिएगा बेटा, ये आपका सेकेंडरी है ना, हमने पहले भी लिख रहा है कि यह भी कैसा होता है? यन टाइप का होता है। यह क्या काम करता है? यह जो दूसरा नरयुग्मक है वह ध्रुवीय कोशिका के साथ मिल जाता है। ध्रुवीय कोशिका के साथ मिल जाता है। ध्रुवीय कोशिका समझ रहे ना आप लोग? मैं इसको इधर लिख रहा हूं। ध्रुवीय कोशिका के साथ जैसे ही मिलता है, ठीक है, अच्छा, ध्रुवीय कोशिका के साथ जैसे मिलता है तो यन इसका और 2 यन इसका, ठीक है, मिल गया। इसका न्यूक्लियस मिला, इसे कहते हैं त्रिसमेकन। क्या कहते हैं? त्रिसमेकन। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब द्वितीयक नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिका से मिलता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? त्रिसमेकन। अब त्रिसमेकन जब होती है तो बनता क्या है? बनता है प्राथमिक, ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिक भ्रूणकोश। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जब द्वितीयक नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? त्रिसमेकन कहलाती है। और बनता क्या है? प्राथमिक, ध्यान से देख लीजिएगा, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है, जिसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म। कोष नहीं बेटा, पोष हो जाता है यहाँ पे, सॉरी। ये आपका क्या हो गया? भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर है। ये आपका हो जाएगा एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म केंद्रक को शायद न्यूक्लियस, शायद क्या न्यूक्लियस कहते ही हैं। बात समझ में आ गया? शॉर्ट में भी इसको कहते हैं पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ध्यान से देख लीजिएगा, प्राथमिक भ्रूणकोश, कोष और पोष में अंतर। बच्चा देखो, यहाँ क्या लिखा है? कोष, और यहाँ क्या लिखा है? पोष। यही आपका अंतर है, जबरदस्त अंतर है। बोलते समय काफी कंफ्यूजन होता है कि भ्रूणकोश कहाँ होता है, भ्रूणपोष कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, भ्रूणकोश के अंदर बनते हैं। बात समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जो पेन होता है ये 3n टाइप का होगा कि नहीं होगा? जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणकोश है, वो कितना होगा? 3n टाइप का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 2n ये और 1n ये। इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, घुमा के जब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर जो होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, क्या कह सकते हैं?
भोजन संचित होता है। इसमें क्या होता है? भोजन संचित होता है, यानी भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है? भोजन संचित होता है। बात समझ में आ गया? जब ये भोजन संचित होगा तो ध्यान से सुनिएगा, यह जो हेल्प करता है, अभी आपने कहा ना भ्रूणपोष, सॉरी भ्रूण कहेंगे ना, यहाँ पे इससे बना था, ये इसका भ्रूण का विकास होगा कि नहीं होगा? जैसे जैसे भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण के विकास के लिए भोजन चाहिए होगा, तो वो भोजन या ऊर्जा जो भी कह लीजिए वो कहाँ से मिलेगा? तो कहते हैं कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है यह विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? यह इसका काम होता है, संचित होता है ना, तो इसका काम होता है, कार्य होता है कि विकसित, ध्यान से देख लीजिएगा, विकसित, ठीक है, विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ये बात क्लियर होता है सबको? ठीक, सारी बातें क्लियर होता है? एक बार और समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक, ध्यान सुनिएगा। जब पराग नली जो होती है, ठीक है, भ्रूण कोष, इसमें भ्रूण बीजांड के अंदर, ये आपका बीजांड है ना, पूरा बड़ा वाला बीजांड है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोष, बीजांड के अंदर भ्रूण कोष में प्रवेश करता है तो अपने दोनों केंद्रक को इसी में स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है। ध्यान सुनिएगा। उसके बाद पराग नली नष्ट हो जाती है, पराग नली क्या हो जाती है? खत्म। अब इसका जो प्राथमिक नरयुग्मक है, इसका जो प्राथमिक नरयुग्मक है वह किसके साथ जाता है ना? अंड कोशिका के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? अंड कोशिका के साथ जाता है। ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक नरयुग्मक जो होता है, इसका जो प्राथमिक नरयुग्मक है अंड कोशिका के साथ जाता है और अंड कोशिका के साथ मिल जाता है। ठीक है, जब ये मिलता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है भाई? संयुग्मन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन कहलाती है। यही सत्य निषेचन होता है। समझ में आ गया? जब संयुग्मन होगा तो क्या बनेगा? युग्मनज या जायगोट बनेगा। जायगोट कैसा होगा? 2n टाइप का होगा। और जायगोट से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। भ्रूण आगे चल के किस में बदल जाएगा? बीज में। ठीक, दूसरा केस कहते हैं कि जब दूसरा जो द्वितीय नरयुग्मक होता है वह जाकर किससे मिल जाता है? ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका के साथ जब मिलता है तो इसके जब द्वितीय नरयुग्मक और ध्रुवीय कोशिका जब मिलता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो है प्राथमिक भ्रूणपोष, याद रखिएगा, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है या पेन का निर्माण होता है या 3n टाइप का होता है। भ्रूणपोष में भोजन संचित होते हैं जो, ध्यान सुनिएगा, इसका मुख्य काम होता है विकसित भ्रूण, जो यहाँ पे बना था जायगोट के द्वारा जो बना था, विकसित भ्रूण को क्या कर देता है? पोषण प्रदान करता है। अच्छा, इस प्रकार आप बताइए कि नर युग्मक का एक बार नरयुग्मक यहाँ पे मिला, एक बार नरयुग्मक यहाँ मिला, तो 2 बार निषेचन हुआ कि नहीं मिला? हुआ कि नहीं हुआ भाई? 2 बार निषेचन होगा। इसी क्रिया को कहते हैं क्या? द्विनिषेचन। क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है द्विनिषेचन क्या होता है, इसकी क्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बात समझ में आ गया? अब सुनिएगा, इसको बताने वाले थे नवास्चीन, साइंटिस्ट हैं, नाम उनका क्या है? नवास्चीन। इन्होंने बताया था कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन होता है। याद रखिएगा, द्विनिषेचन जो होता है वह पुष्पीय पौधों का सबसे प्रमुख लक्षण है। एंजियोस्पर्म को पुष्पीय पौधे कहते हैं ना, तो एंजियोस्पर्म का यह सबसे प्रमुख लक्षण है। क्लियर हुआ? इन सबको मैं लिख दूँ बेटा। तो जैसा मैंने आप लोग को समझाया, सारी बातें क्लियर होता है। मैं एक बार जो लिखे हैं वो भी समझा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। हमने कहा था ना, परागनली में उपस्थित दोनों नरयुग्मक बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में स्वतंत्र रूप से केवल छोड़ दिए जाते हैं। बात समझ में आ गया? अब इन्हें क्रमशः प्रथम और द्वितीय नरयुग्मक कहते हैं। हमने कहा था ना, पहले वाले को प्रथम नरयुग्मक, दूसरे वाले को द्वितीय नरयुग्मक कहते हैं। ठीक है, अब प्रथम नरयुग्मक किससे मिलेगा? अंड कोशिका से संयोग करके क्या बनाएगा? युग्मनज बनाएगा। देखो, जायगोट बना देगा, युग्मनज बना लेता है। यह क्रिया क्या कहलाएगी? संयुग्मन, या इसी को इंग्लिश में सिनगैमी कहते हैं। बात समझ में आ गया? यह युग्मनज द्विगुणित होता है। हमने कहा था ना 2n टाइप का होता है, द्विगुणित होता है। इसके पश्चात जब द्विगुणित नरयुग्मक बन गया, युग्मनज बन गया, बात समझ रहे ना? यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, अगला वाला टॉपिक देखते हैं। इसके पश्चात द्वितीय नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिका जो बीच में थी, सेंट्रल कोशिका के साथ मिलकर एक त्रिगुणित, है ना, 2n आपका ध्रुवीय कोशिका, n आपका नरयुग्मक, दोनों मिलकर क्या बना दिया? त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है। और इस केंद्रक को क्या कहेंगे? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कैसा होता है? 3n टाइप का होता है कि नहीं होता है? देखो लिखा है, यह होता है आपका 3n टाइप का, 3n टाइप का होता है।
ठीक है। जब इसका निर्माण होता है तो यानी कह सकते हैं जब द्वितीय नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिका से मिलता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, त्रिसमेकन कहलाती है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। इस प्रकार, ठीक है, यानी एक लाइन अगर मैं और थोड़ा इसमें जोड़ दूं तो कह सकते हैं कि प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक जो होता है आगे चल के भ्रूणपोष में चेंज हो जाता है और भ्रूणपोष में ही भोजन संचित होता है। मैंने कहा था ना इसमें संचित होता है, आगे चल के भ्रूणपोष बना लेगा, भ्रूणपोष में क्या होगा, भोजन संचित होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार यानी आप कह सकते हैं एक बार आपका हुआ त्रिसमेकन, देख लीजिए एक बार क्या हो गया, त्रिसमेकन हो गया, ठीक। देखिए एक बार क्या हुआ, त्रिसमेकन हुआ और एक बार क्या हुआ भाई, संयुग्मन हुआ। क्या हुआ, संयुग्मन हुआ। तो इस प्रकार बताइए, इस प्रकार, ठीक है, दोनों ही नर यौगिक निषेचन में भाग लेते हैं, दोनों ही निषेचन में भाग लेंगे कि नहीं भाई, अर्थात निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। कितनी बार हो गई, निषेचन की क्रिया कितनी बार हो गई, 2 बार होती है। और यह क्रिया क्या कहलाएगी, द्विनिषेचन कहलाएगी भाई। एक द्विनिषेचन में, ठीक है, द्विनिषेचन में संयुग्मन और त्रिसमेकन दोनों आता है। चलिए भाई, निषेचन तो हो गया लेकिन युग्मनज भी बन गया और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी बन गया। आगे क्या बनाएंगे उसको देखते हैं। संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज बाद में किसमें बदल जाएगा, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण का निर्माण कर लेगा, निर्माण करता है। और त्रिसमेकन, त्रिसमेकन जो ध्रुवीय कोशिका से था, त्रिसमेकन से, ठीक है, बना त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश जो बनाए थे हम लोग, बाद में किसमें बदल गया, भ्रूणपोष में देखो बदल गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर ये, ठीक, भ्रूणपोष में बदल जाता है, भ्रूणपोष में बदल गया। और भ्रूणपोष में क्या होता है, भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है। इसका उपयोग क्या होता है कि जो विकसित भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। समझ में आ गया सबको। द्विनिषेचन का महत्व, ठीक है, द्विनिषेचन से जो भ्रूण बनता है, भ्रूण से क्या बनेगा, बीज बनेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि द्विनिषेचन, हमने अभी आप लोग से क्या कहा था कि द्विनिषेचन का विस्तार पूर्वक वर्णन किसने किया था, नवास्चिन ने किया था। और नवास्चिन ने ही जब नवास्चिन ने इसका वर्णन कर लिया, बाद में पता चला कि यह जो है आवृत्त बीजी या एंजियोस्पर्म का एक विशेष लक्षण होता है जिसमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन के बाद बना जो भ्रूण होता है उससे बनने वाला जो बीज होता है वो काफ़ी स्वस्थ होते हैं, काफ़ी अच्छे नस्ल वाले होते हैं। और विपरीत वातावरण में, है ना, विपरीत वातावरण में या कह सकते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में उनमें लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, अपने आप को उसके अनुसार जो है ना उनके सामना आसानी से कर लेते हैं। वो बातें मैंने देखो लिखा रखी है। द्विनिषेचन का महत्व या सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन में द्विनिषेचन का वर्णन सर्वप्रथम वैज्ञानिक नवास्चिन ने सन 1898 में लिलियम और फ्रिटिलेरिया, 2 पौधे हैं, लिलियम और फ्रिटिलेरिया, इन्हीं में उन्होंने खोजा था, नामक पौधों में किया था, वर्णन किया था ना। यह आवृत्त बीजी पौधों का कैसा लक्षण है, प्रमुख लक्षण है। बात समझ में आता है। द्विनिषेचन से बना जो भ्रूण होता है, ठीक है, अधिक विकसित होता है। वो अधिक कैसा होता है, विकसित होता है। इससे बनने वाला, इससे किससे बन, या इससे क्या बनता है भाई, बीज बनता है। इससे बना जो बीज होता है वो अधिक स्वस्थ होता है, अच्छी नस्ल वाला होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इसमें आप लोग कह सकते हैं कि म्यूटेशन की क्रिया हो जाएगी आराम से। ठीक है, क्योंकि अलग इनमें प्रतिकूल वातावरण में सामना करने की क्षमता अधिक होती है नॉर्मल पौधों के अकॉर्डिंग। जो अन्य पौधे हैं, पौधों के हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म का विशेष लक्षण है। इस प्रकार से हम लोगों ने इवेंट जो पढ़ा, हम लोगों ने जो इवेंट पढ़ा कि निषेचन के लिए, है ना, पौधों में कौन कौन सी क्रिया होती है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि इनके जो लैंगिक जनन है इनको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। हमने कहा था कि निषेचन के पहले की अवस्था निषेचन पूर्व अवस्था कहलाती है, बाद में आता है निषेचन, निषेचन के बाद लास्ट में कौन आएगा, यानी निषेचन तक तो बातें कंप्लीट हुई। अब हम लोग बात करेंगे निषेचन पश्चात घटनाएं। क्या पढ़ेंगे बच्चा,
निषेचन पश्चात घटनाएं, या हम कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इवेंट। समझ में आ गया सबको? बाद में होगा। तो बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आप ये बताइए भ्रूणपोष का निर्माण हुआ कि नहीं? बताइए भ्रूणपोष का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, या एंडोस्पर्म बोलेंगे ना इसको, बात समझ में आ गया? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म होगा। एंडोस्पर्म किस में चेंज हो जाएगा? तो हमने कहा था, नहीं सॉरी, एंडोस्पर्म किसको पोषण देगा? तो भ्रूण को। तो इसका मतलब है कि अब इम्ब्रियो का भी निर्माण हो जाएगा। बात समझ रहे ना? और ये बाद में किस में चेंज होगा? तो हमने कहा था कि किस में चेंज हो जाएगा? बीज में चेंज हो जाएगा। यानी अब किसका फॉर्मेशन हो गया? सीड का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, जब सीड होगा तो कहीं ना कहीं फल का निर्माण नहीं होगा, तो फल भी बन जाएगा। तो इस सब के बारे में हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगले क्लास तक वेट करिए, फिर ठीक है पढ़ते हैं।